नमस्कार। आरबी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी SSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 अक्टूबर 2022 के द्वितीय पाली के समान अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन दिया गया है दमन और दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चाहे हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें या फिर जनसंख्या की दृष्टिकोण से, दोनों संदर्भ में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो कुल क्षेत्रफल वो कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या कुल है 64,473। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कवरत्ती। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो कौन सा है? लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। सभी को पता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और यूटी की बात करें तो यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कितना है? कुल 8 है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया था, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इनमें से कोई नहीं, 6, 5 या 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की सर्वाधिक लंबी असली सीमा बांग्लादेश के साथ ही बनती है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इनमें से कोई नहीं, डॉलर, येन या JLT। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, JLT। पोलैंड की राजधानी जो है वारसा है। इसको आप लोगों को याद रखना है। इसकी राजधानी क्या है? वारसा है। और इसकी जो आधिकारिक भाषा वो क्या है? वह पोलिश है, पोलिश। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक। कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। बात करें मोहिनीअट्टम और कथकली, तो ये दोनों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये दोनों है केरल का। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? यह आंध्र प्रदेश का है। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के तहत सदनों या किसी भी सदन की सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया 23 मार्च, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर या फिर 30 जनवरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 2 अक्टूबर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया था, वास्को डी गामा का मकबरा यानी दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, कोयम्बटूर तमिलनाडु, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कोच्चि केरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोच्चि केरल में। देखिए, जो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा था, भारत में कुल 3 बार आया था। कितनी बार आया था? 3 बार आया था। पहली बार बात करें तो पहली बार 1498 में आया था, सभी को पता है। दूसरी बार वह 1502 में आया था। और तीसरी बार वो भारत में कब आया था? 1524 में। और हुआ क्या कि 1527 में उसकी यहीं पे डेथ हो गई, कोच्चि में। ठीक है। कहाँ पे? 1527 उसकी डेथ हो गई, कोच्चि केरल में। और उसे वहीं दफना भी दिया गया था। बाद में क्या हुआ कि बाद में उसके अवशेष को पुर्तगाल को सौंप दिया गया था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया था, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैडमिंटन। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध किताब है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, देखिए APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, यानी निर्वाचित हुए थे, जिनका कार्यकाल क्या था, इनका कार्यकाल 2002 से, यह भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, 2002 से 2007 था। ठीक है, और क्या हुआ था कि इनको 1997 में 1997 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है ये सभी फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि या फिर तटीय रेखा में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये सभी, यानी कि फसल पैटर्न में परिवर्तन भी होता है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है और तटीय रेखा में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ये सभी किसके प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग का। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए, इनमें से कोई नहीं, हुमायूं, औरंगजेब और जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब। देखिए जजिया कर जो होता था वो एक गैर मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स होता था। मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने सिंध के क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं साथ ही बौद्धों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था और आगे चलकर औरंगजेब ने 1679 में, कब, 1679 में, 1679 में क्या किया, एक बार इसे पुनः लगा दिया था। बाद में उत्तर मुगल काल में एक शासक हुआ मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, उसने जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, शिपिंग, बैंकिंग और बीमा, रेलवे या फिर वृक्षारोपण और खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेलवे। आप सभी लोगों को पता है कि भारत में जो पहली रेल चली थी कब चली थी, अप्रैल 1853 में। कब चली थी, अप्रैल 1853 में। वो कहाँ से कहाँ तक चला था, तो ये बम्बई से थाने के बीच में चला था, बम्बई से थाने के बीच में। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया था पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या फिर वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया था गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, यानी किस मुद्रा में दिया था, भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा या फिर अभय मुद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन को विशेष रूप से प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता के रूप में जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया था 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था, क्या कारण था, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए, 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, या फिर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जब प्रथम पाली में प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय पाली में भी कम से कम 50% ऐसे प्रश्न हैं जो उसी से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछा गया था प्रथम पाली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, 12 मार्च 1930 में। ठीक है, और ये कंप्लीट कब हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया था, 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। आप लोग पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को जरूर देखा करिए, क्योंकि आयोग पिछले वर्षों से ही प्रश्नों को अधिकांश अपने नेक्स्ट एग्जाम में पूछता है। 17 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया था
निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, बैकाल झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैस्पियन सागर। आंसर का जो डिज़ाइन किया गया ना बहुत ही गलत किया गया। कभी भी ऑप्शन नंबर ए में इनमें से कोई नहीं जब आ जाता है ना तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद या फिर सी राजगोपालाचारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसका जो पहला गवर्नर जनरल बना था कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन वो एक ब्रिटिश नागरिक था। ठीक है, अगर प्रश्न यह पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वह थे सी राजगोपालाचारी। यह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? ऑप्शन दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार 1919, रानी की उद्घोषणा, मिंटो मार्ले सुधार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1953, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, देखिए यह प्रश्न भी पूछा गया है पिछले, अगर प्रथम पाली की बात करें तो वहाँ पे बर्मा को सिंध बम्बई से सिंध को अलग करने की बात की गई थी, लेकिन वह कौन सा यही पूछा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में ही पूछा गया था। तो आयोग अपने प्रश्नों को, अधिकांश प्रश्नों को रिपीट करता है। ठीक है, उसी से संबंधित आप लोग व्याख्या को भी वो ध्यान से सुना करिए, क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न आ सकते हैं। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? ऑप्शन दिया गया है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर मोहन सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन सिंह। अगर हम लोग INA की बात करें तो मूल रूप से इसकी स्थापना मोहन सिंह ने ही किया था। ठीक है, बाद में आगे चलकर क्या होता है 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि जो आज़ाद हिंद फौज था उसका पुनर्गठन किया था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया था सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया था सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? अंत कहा जाता है, या परीक्षण कहा जाता है, या विश्राम कहा जाता है, या फिर प्रस्फोट या फटना कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। जब सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है तो इसे मानसून का प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया था GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मेगा टाइम, गोल्ड मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम या फिर ग्रीनविच मिड टाइम। तो राइट आंसर क्या होगा? शायद आप लोगों को पता हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। तो GMT का फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका लंदन में अवस्थित है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये कहाँ पे अवस्थित है तो कहाँ पे अवस्थित है? लंदन में अवस्थित है। और यहाँ से 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। गला फंस रहा है थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया था कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, क्रूड यानी कि अशोधित जन्म दर, सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रूड यानी अशोधित जन्म दर। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया था 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? इनमें से कोई नहीं, 14, 12, 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। और उसमें किसकी सरकार थी? उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इंदिरा गांधी द्वारा क्या हुआ था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1969 में। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 27। यहाँ पे पूछा गया है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, यानी कौन से उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, संचार, परमाणु ऊर्जा उत्पादन या फिर मेट्रो परिवहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे किसके समय में हुए थे, किस प्रधानमंत्री के काल में हुए थे? तो उसमें प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, PV नरसिम्हा राव। आप लोग को इसको याद रखना है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है
इसमें पूछा गया है कि डॉट 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 योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, यानी कौन योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, श्री विनय कोहली, श्री आर.पी. सिन्हा या फिर श्री श्यामल घोष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। देखिए हम लोग योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। आप लोग को सब कुछ याद रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी योजना आयोग की? 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और कब किस आधार पर की गई थी? तो नियोगी समिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव पर हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया कि किस तरह का बॉडी था, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ये गैर संवैधानिक जो कि निकाय था, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो फर्स्ट जो इसके उपाध्यक्ष थे कौन है? वह है GL नंदा, यानी गुलजारी लाल नंदा। और इसके अंतिम लास्ट जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? लास्ट जो थे वो कौन थे? मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, ठीक है। जो इसका अध्यक्ष होता है, यानी कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था, तो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी, ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या हुआ कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना आपकी हो जाएगी 1 जनवरी 2015। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या आप लोग जो व्याख्या होता है उसको विशेष रूप से देखा करिए, उसको नोट डाउन भी कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अधिक संभावना है। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका कृषि आता है, वानिकी आता है, मत्स्य पालन आता है, डेयरी पालन आता है, खनन आता है, उत्खनन आता है और अन्य गतिविधियां भी आती है। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब, तमिलनाडु, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 और 67 के बीच में हुई थी। और इसका जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था किसके उत्पादन में पड़ा था? तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की बात करेंगे, फिर धान की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग गन्ना की बात करेंगे। इन तीनों पे इसका प्रभाव पड़ा था। भारत में हरित क्रांति के फादर के रूप में किसको जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अभी हाल ही में यानी कि 28 तारीख को, यानी कल 28 सितंबर 2023 को एम.एस. स्वामीनाथन का क्या हो गया? डेथ हो गया, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन क्या हो गया? डेथ हो गया। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के भी और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू भी। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 27? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? अनुच्छेद 29, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोड़ा गया था? ऑप्शन दिया गया, मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, आय, स्थिति, सुविधाओं और ऑफरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 39A के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ये सभी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सभी है, तीनों है शामिल इसमें, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, आपसे भी कमेटी भी पूछी जाती है, किस कमेटी के आधार पर मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के
अनुशंसा पर पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो किस देश से लिया गया, तो वह सोवियत संघ से लिया गया, USSR या रसिया। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया था कि सभी अम्लों में समान तत्व है, इनमें से कोई नहीं, सल्फर, हाइड्रोजन या कार्बन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है वो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 में पूछा है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? इनमें से कोई नहीं, काले रंग, टेफ्लॉन या PVC। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेफ्लॉन। देखिए, टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया था अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। संसद का क्या कार्य है? सरकार की आलोचना करना, कर एकत्र करना, शासन करना या फिर कानून बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानून बनाना। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया था सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, केंद्र और राज्य संबंध या फिर भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रंजीत सिंह सरकारिया। उसका संबंध किससे था? केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित था। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। 38 में पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष का एक माप है। किसका एक माप है? इनमें से कोई नहीं, तारकी दूरी, हवाई जहाज़ों की गति या प्रकाश की गति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारकी दूरी। जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मापक होता है, यह तारकी दूरी का एक माप है। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? चूहा, हाथी, व्हेल या डॉल्फिन। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉल्फिन। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन दिया गया प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि, केवल प्रकाश की गुणवत्ता या फिर प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। देखिए, पौधों के विकास के लिए प्रकाश अनिवार्य होता है, बहुत ही कंपलसरी है। पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों से प्रभावित होती है। आपके पेट की परीक्षा में GS, GK और करंट अफेयर्स, इन तीनों से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 40 प्रश्नों को लिया है, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न से दोबारा प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे समय व्यर्थ करना मूर्खता है, इसलिए उन प्रश्नों को नहीं लिया गया है। केवल 40 प्रश्न का ही हम लोग आंसर देखे हैं। अगले 2 वीडियो में हम लोग 2022 में 16 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका भी सोल्यूशन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सेफ हो जा भैया।